वेलकम टू आवर मैराथन। अपना स्टील का सेशन चल रहा था जिसमें ये पार्ट 2 है, अपना यूनिट नंबर 1 है। अभी हम जस्ट स्टील का इंट्रोडक्शन कंप्लीट किए हैं और फर्स्ट यूनिट स्टार्ट किए हैं जिसका नाम है कनेक्शन। सो केयरफुली आप वीडियो में बने रहें, हम कनेक्शन के सारी पॉइंट को डील करेंगे। ये जो कनेक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट अपना है यूनिट, क्या बोले तो स्टील का, और बहुत सारे अच्छे खासे इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो आप ध्यान दीजिएगा, ओके ना। सो याद करते हैं क्या क्या इसमें पॉइंट है। इंट्रोडक्शन में है सिंपल सी बात, जो कनेक्शन आप जानते हो, कोई भी पार्ट्स को ऐसे मान कि जोड़ना है, इसको जोड़ दिए तो इसे हम कनेक्शन बोलते हैं। वही इंट्रोडक्शन में दिया होगा, इसके बारे में डील किया होगा। ओके, सो देखते हैं टाइप्स ऑफ कनेक्शन। दो तरह के कनेक्शन होता है, एक डायनेमिक कनेक्शन होता है, एक स्टैटिक कनेक्शन होता है। तो चाहिए दोनों के बारे में डील करते हैं, क्या होता है स्टैटिक कनेक्शन, क्या होता है डायनेमिक कनेक्शन। ओके ना। पहले देखिए, डायरेक्टली आपको हम डील करके बताते रहे हैं। जो डायनेमिक लोड के लिए यूज होता होगा ना, उसे हम डायनेमिक कनेक्शन कहते हैं, और जो स्टैटिक्स लोड के लिए यूज होता होगा उसे हम स्टैटिक्स कनेक्शन कहते हैं। ओके, तो देखिए डायनेमिक कनेक्शन, दिस टाइप्स ऑफ कनेक्शन रजिस्ट डायनेमिक लोडिंग। जो ये डायनेमिक कनेक्शन है, ये दिस टाइप्स ऑफ कनेक्शन रजिस्ट डायनेमिक लोडिंग, उसे हम डायनेमिक कनेक्शन कहते हैं। जैसे लोड हो गया, मोशन हो गया, आई मीन लोड मोशन नहीं, लोड इज मोशन। अगर बाई द वे कोई भी लोड मोशन में है उसको रजिस्ट करता है, उस टाइप के कनेक्शन को हम डायनेमिक कनेक्शन कहते हैं। ओके, आई मीन डायनेमिक मतलब रुका हुआ नहीं, जो मोशन में लोड होता है ना, चल जैसे गाड़ी चल रहा है ब्रिज वगैरह पे, तो उस पर जो कनेक्शन होता है ना, तो उसमें हम डायनेमिक कनेक्शन का यूज करते हैं। जो चलते रहता है लोड, मतलब एक जगह कांस्टेंट नहीं होता, आई मीन डेड लोड नहीं होता है, लाइव लोड होता है, उसे हम डायनेमिक कनेक्शन कहते हैं। ओके ना। अब देखिए, रिविट कनेक्शन आर प्रोवाइड फॉर डायनेमिक कनेक्शन। आई मीन कहने का मतलब है जहाँ पे डायनेमिक कनेक्शन होता है ना, वहाँ पे हम रिविट का यूज करते हैं। ओके, अब आया स्टैटिक कनेक्शन। दिस टाइप्स ऑफ कनेक्शन रजिस्ट स्टैटिक लोड कनेक्शन। ओके, ये जो स्टैटिक कनेक्शन है ना, स्टैटिक्स लोड को, मतलब स्टैटिक्स जो लोड होता है ना उसको आप रजिस्ट करता है। ओके ना, लोड इज कांस्टेंट। अब स्टैटिक कनेक्शन है तो स्टैटिक्स नाम ही है, तो इसमें जो लोड होगा ना वो कांस्टेंट होगा। तो आप ये कंफर्म कर लीजिए कि जो डायनेमिक कनेक्शन है ना, डायनेमिक लोड के लिए सूटेबल होता है, और जो स्टैटिक कनेक्शन है वो स्टैटिक्स लोड के लिए सूटेबल होता है। ओके, इसमें कैसा कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं, तो इसमें बेल्डेड प्रोवाइड करते हैं। जैसे उसमें क्या, डायनेमिक कनेक्शन में हम क्या रिविट का यूज़ कर रहे थे, लेकिन स्टैटिक्स कनेक्शन में हम बेल्डिंग का यूज करते हैं। देखिए ऐसा लाइन किया है कि बेल्डिंग कनेक्शन का हम यूज करते हैं। और लास्ट पॉइंट यहाँ पे थोड़ा सा वेंट करके दिखा रहे हैं, जो है वो है ना, सो वोल्टेज कनेक्शन आर प्रोवाइडेड वेयर मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड। और जहाँ पे मेंटेनेंस रिक्वायर्ड रहेगा वहाँ हम वोल्टेज कनेक्शन का यूज करते हैं। सो आप ये पॉइंट समझ चुके होंगे, एक बार और बता देते हैं रफली। इसमें कहा गया ना कि डायनेमिक कनेक्शन जो डायनेमिक लोड के लिए यूज होता है उसे डायनेमिक कनेक्शन कहते हैं, स्टैटिक कनेक्शन जो स्टैटिक लोड के लिए यूज होता है उसे स्टैटिक कनेक्शन कहते हैं। तो डायनेमिक कनेक्शन में हम रिविट का यूज करते हैं, स्टैटिक कनेक्शन में हम बेल्डिंग करते हैं, और जहाँ पे मेंटेनेंस का ज़रूरत पड़ता है वहाँ पे हम वोल्टेज कनेक्शन का यूज करते हैं। ओके, आप समझ चुके होंगे। अब इसमें देखिए, जैसे अब कनेक्शन कर रहे हैं तो रिविट के बारे में बात करेंगे, इसको में हम फिर वोल्ट के बारे में बात करेंगे, फिर बेल्डिंग का बात करेंगे। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं, जैसे ऑर्डिनरी वोल्ट, वोल्ट से स्टार्ट करते हैं। ऑर्डिनरी वोल्ट, तो ऑर्डिनरी वोल्ट किसको कहते हैं, इसका और कुछ कुछ नाम है, और किससे ही बना होता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। इसका अदर नेम अनफिनिश्ड वोल्ट, ब्लैक वोल्ट, रफ वोल्ट, कॉमन वोल्ट, चार नाम है। तो ऑर्डिनरी वोल्ट को कैसे याद रखिएगा, जैसे आप घर पे देखे होंगे चापाकल ख़राब होते हैं, मशीन ख़राब होते हैं, तो दुकान से आप वोल्ट लाने जाते होंगे, वही वोल्ट को हम बोलते हैं ऑर्डिनरी वोल्ट। वो कभी फिनिश्ड नहीं होता है, बहुत चिकना नहीं होता है, ब्लैक सा होता है, वो काला सा होता है, अनफिनिश्ड रहता है। तो उसी वोल्ट के बारे में बता रहे हैं, ऑर्डिनरी वोल्ट। तो अनफिनिश्ड होता है, आप देखे हैं बिल्कुल, ब्लैक होता है बिल्कुल ब्लैक होता है, फिर रफ होता है, तो जो अनफिनिश्ड होगा वो बिल्कुल रफ होगा। तो आप अनफिनिश्ड याद रखिए और रफ याद रखिए। और कॉमन वोल्ट, वो कॉमन वोल्ट होता है। ओके, तो इसी का चार नाम है ऑर्डिनरी का ही, अनफिनिश्ड वोल्ट, ब्लैक वोल्ट, रफ वोल्ट, कॉमन वोल्ट। ओके, इट इज मेड ऑफ द लो कार्बन स्टील। किससे बना होता है, लो कार्बन स्टील से बना होता है ऑर्डिनरी वोल्ट। ओके, अब आगे बढ़ते हैं।
दिस वोल्ट आर प्रोवाइड फॉर लाइट लोड इसे प्रोवाइड करते हैं स्ट्रक्चर एंड डिजाइंड M5 से लेकर M36 तक। आप बोल देगा कि ऑर्डिनरी वोल्ट को डिजाइन करते हैं हम M5 से लेकर M36 तक डिजाइन करते हैं, ओके ना, IS कोड के हिसाब से। तो M का मतलब क्या है, मैट्रिक यूनिट इन mm में, ये है M का मतलब, ओके। अब आया एक वोल्ट, उसके बारे में सारे मैटर को हम स्टडी करेंगे, जो भी वोल्ट में हमें देखने के लिए मिलता है नॉर्मली उस सबको मैटर करेंगे। जैसे आपको कसने के लिए, नट को कसने के लिए सब रेघारी काटा हुआ रहता है, वो है ये लाइन खींचा हुआ है। सो तो देखिए, जो यहाँ से जो कसने वाला जो पार्ट होता है ना, उसी को हम सैंक लेंथ बोलते हैं। तो सभी को हम सैंक लेंथ बोलते हैं, जो बच जाता है उसे हम ग्रिप लेंथ बोलते हैं, ओके। और जो थ्रेड काटा हुआ रहता है लाइन, उसी को हम बोलते हैं थ्रेड लेंथ। अब बोलिए यहाँ पे 2 पॉइंट। पहला, अगर सेंक लेंथ इसको जो बोले उसी को सेंक एरिया भी बोलते हैं। तो सेंक एरिया या तो सेंक डाया, तो सेंक जो होता है ना, सेंक डाया, नॉमिनल डाया, ग्रोस डाया, इफेक्टिव डाया, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो π/4d²। इसी को बोल रहे हैं सेंक डाया। इस सभ्य डाया है सेंक डाया, नया नया है नॉमिनल डाया, ग्रोस मतलब पूरे है ग्रोस डाया, इफेक्टिव डाया मतलब पूरा इफेक्टिव है इफेक्टिव डाया, ओके। π/4 × d², ओके ना। अब देखिए आगे देखते हैं, थ्रोडेड पोर्शन नेट डाया, आई मीन जो ये थ्रेड काटा हुआ है उसी को बोल रहे हैं कि थ्रेडेड पोर्शन नेट डाया। अगर थ्रेडेड पोर्शन का नेट डाया पूछेगा तो 0.78 मल्टीपल π/4 मल्टीपल d², ओके। ये हो गया। तो 2 फार्मूला यहाँ पे देखें आप, कोई भी बोल्ट में पहला आपसे पूछ देगा एरिया ऑफ सैंक, या तो पूछ देगा सैंक डाया, या तो पूछ देगा आपसे नॉमिनल डाया, या तो पूछ देगा आपसे ग्रॉस डाया, या तो इफेक्टिव डाया। आंख बंद करके ध्यान लगा के सोचिए क्या क्या लिखा हुआ है। जैसे सैंक डाया सभ्य को, उसी को बोलते हैं नॉमिनल डाया, उसी को बोलते हैं ग्रॉस डाया, उसी को बोलते हैं इफेक्टिव डाया। तो उसके लिए π/4d²। और जो थ्रेड काटा हुआ है तो बस जो सैंक डाया है ना उसमें 0.78 से गुना कर देना है। वो जो थ्रेड पूछेगा तो 0.78 मल्टीपल π/4 d², ये होता है थ्रेडेड के लिए, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, क्या है पॉइंट्स। अब एक पॉइंट्स आया, इस पॉइंट से मतलब डायरेक्टली आपको क्वेश्चन बनते हैं। सो अब ध्यान दीजिएगा इससे कैसे क्वेश्चन बनेगा। जैसे ग्रेड ऑफ वोल्ट है, आपको ग्रेड ऑफ वोल्ट दे देगा, आपसे डायरेक्टली पूछ देगा कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ वोल्ट क्या होगा और यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ वोल्ट क्या होगा। तो अल्टीमेट माने मैक्सिमम से मैक्सिमम को अल्टीमेट बोलते हैं, और यील्ड स्ट्रेंथ तो जानते ही हैं। तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए क्या होगा, देखिए 4.6 है ना, तो 2 अंक है, 4 है फिर 6 है, अब आगे 4 है, तो आगे वाला 4 को ला लीजिए, हाँ जितना अंक है उतना 0 बैठा दीजिए, वो होगा अल्टीमेट स्ट्रेंथ। तो पहले 4 है और 4 और 6 2 अंक है, तो 4 पे 2 0 बैठाइए, तो क्या हो गया अल्टीमेट स्ट्रेंथ। और यील्ड स्ट्रेंथ बोले तो यील्ड स्ट्रेंथ जो बोले ना, तो 400 जो आया ना उसी में ये 6 है ना, पॉइंट के बाद जितना होगा ना उसे 0 पॉइंट करके गुना कर देंगे। तो पॉइंट के बाद 6 है तो 0.6 से गुना कर दीजिए, यही में अल्टीमेट वे में गुना कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ वोल्ट हो जाएगा, ओके। तो आप समझ चुके होंगे कैसे निकालना है। अगर अल्टीमेट पूछा तो जितना अंक है उतना पहले का अंक को आप 0 बैठा दीजिए, 2 अंक है जो 0 बैठा दिए, और जो अल्टीमेट आया ना उसी में जितना पॉइंट के बाद है ना उसको 0 लगाकर पॉइंट से गुना कर दीजिए, तो आपको यील्ड स्ट्रेंथ आ गया, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, ग्रेड। ये जो ग्रेड है ना वो ग्रेड फिर से आया, दूसरा क्वेश्चन ग्रेड दिया हुआ है, तो अल्टीमेट क्या होगा इसका, 2 अंक है तो 800 हो जाएगा। यील्ड क्या होगा, तो 800 में गुना कर देंगे 0.8 से, क्योंकि पॉइंट के बाद आते 0.8 से गुना कर दिए, देखिए तो इतना आ गया। इस तरह से हम निकालेंगे, ओके। अब देखिए एक और पॉइंट आता है, कह रहा है M16 NL14। अगर इस रूप में दिया हुआ है और कुछ क्वेश्चन आपसे राइज करेगा, जैसे ES में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि M16 NL14 कितना है, M16 NL14, इसका मतलब क्या है, तो M के मतलब है मैट्रिक में, अब N जो है नॉमिनल डाया 16, इसी को मैट्रिक मानिए, इसको नॉमिनल डाया मानना है। अब NL जो है ना नॉमिनल लेंथ है, तो नॉमिनल लेंथ कितना है 40 mm, ओके। तो आपको ये बात समझ में आ चुका होगा कि कैसे है। तो M16 LN14 इस रूप में रहेगा तो इसको मैट्रिक यूनिट मानना है और इसको नॉमिनल डाया मानना है। इसको मैट्रिक, M को N समझकर नॉमिनल डाया मानना है, और NL जो है उसको नॉमिनल लेंथ मानना है। तो नॉमिनल लेंथ कितना हो जाएगा 40,
ये आपको समझना है। तो इसी में से कोई भी क्वेश्चन इसमें पूछ देगा कि दे देगा M16NL14, तो इसका नॉमिनल लेंथ क्या होगा। तो आपको अगर पता रहेगा था ना कि NL को हम नॉमिनल लेंथ बोलते हैं, तो नॉमिनल लेंथ पता रहेगा तो 40 मारिएगा। अगर नहीं पता रहेगा और मैट्रिक यूनिट पूछ देगा तो MM, और मैट्रिक यूनिट नहीं पूछा, आपसे पूछ दिया नॉमिनल डाया, तो डाया कैसे पकड़िएगा, ये तो लेंथ है, तो समझिए कि जो बटा वो जो बच गया वही हो गया नॉमिनल डाया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। वोल्ट सब्जेक्टेड टू एक्सियल टेंशन इन स्ट्रक्चर। हाँ, अब वोल्ट हम पढ़ रहे हैं ना, तो वोल्ट में क्या हो, दो दने से वोल्ट रहता है, वैसे दोनों दने से खींचता है वोल्ट। कोई चीज़ को कस दीजिएगा तो इसे खिंचाई नहीं ना रहता है, तो टेंशन में सब्जेक्टेड रहता है। ओके, अब एक और नाम आया वोल्ट का, जिसका नाम है HSFG वोल्ट। क्या नाम है, HSFG वोल्ट। इसका फुल फॉर्म देखिए, हाई H से स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप वोल्ट। HSFG वोल्ट को बोलते हैं हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप वोल्ट। अब देखिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। HSFG वोल्ट इज फॉर्म्ड मीडियम कार्बन स्टील। अब जो HSFG वोल्ट जो है ना, मीडियम कार्बन से बना हुआ रहता है। जैसे देखिए ऑर्डिनरी था तो लो कार्बन से बना था, लेकिन HSFG है ना, हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप वोल्ट, तो इसको हम मीडियम कार्बन से बनाएंगे। मीडियम कार्बन स्टील होता है HSFG वोल्ट। इसका फुल फॉर्म होता है, रिपीट कीजिए, हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप वोल्ट। ओके, अब आगे देखते हैं। आगे क्या है, देखिए यहाँ पे, लोड ट्रांसफर थ्रू द फ्रिक्शन वोल्ट और नट, मतलब वैसे नट से ट्रांसफर करता है स्ट्रेंथ को। ये देखिए आगे है, दिस वोल्ट आर यूज्ड फॉर द रिवर्सल लोडिंग अल्टरनेटिव स्ट्रेस डायनेमिक लोडिंग। मतलब कहाँ, आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि HSFG वोल्ट जो है कहाँ यूज करते हैं, तो रिवर्सल लोडिंग के लिए, डायनेमिक लोडिंग के लिए। ओके, अब आगे देखते हैं। दिस वोल्ट आर शोइंग 10.8S या तो 11.6S। क्या शो करता है, तो 10.8S शो करता है, 11.6S को शो करता है। अगर 10.8S शो करेगा, आपसे पूछ देगा अल्टीमेट स्ट्रेंथ, तो वही क्या अंक है, 1 2 3 8 तक 3 अंक है, तो 1000 हो जाएगा। जो पहले का है उसको पहले लेंगे और बाकी अंक और गिन लेंगे। अब FUB तो हो गया, लेकिन FYB पूछेगा, इल्ड स्ट्रेंथ पूछेगा, तो वही 1000 है, 0.8 से गुना कर दीजिए तो 800। इस तरह से निकलेगा, जितना भी डिजिट है रूल सेम होगा। आपको अल्टीमेट स्ट्रेंथ और वोल्ट का निकालने के लिए और यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ वोल्ट का निकालने के लिए सेम कहानी होगा। ओके, अब आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ ज्वाइंट। वहाँ पे ज्वाइंट का इंट्रोडक्शन देख लिए। अब यहाँ से अपना टॉपिक स्टार्ट होता है, टाइप्स ऑफ ज्वाइंट। दो तरह के ज्वाइंट हम पढ़ेंगे कनेक्शन में। पहला है एक लेप ज्वाइंट, एक हो गया बट ज्वाइंट। चाहे तो रिविट से ज्वाइंट होगा, चाहे तो नट बोल्ट से ज्वाइंट होगा, चाहे तो वेल्डिंग से ज्वाइंट होगा, लेकिन ज्वाइंट दो ही टाइप्स का होगा, एक लैप ज्वाइंट, एक बट ज्वाइंट। भले ही नाम चेंज हो जाएगा, अलग मैटर है, लेकिन कंडीशन सब इसी तरह से रहेंगे। तो पहला क्या बोले, लैप ज्वाइंट, बट ज्वाइंट। तो इसमें बाबू कहानी है, ध्यान रखने पड़ेगा। कहानी ये है ना कि जो सामने से जुड़ जाएगा सीधे सीधे जाके ना, उसको हम बट ज्वाइंट कहेंगे। और जो ऊपर से ओवरलैप कर जाएगा, जैसे ओवरलैप कर गया है, ऊपर से देखिए ओवरलैप कर गया है, तो जो ओवरलैप कर जाएगा उसी को हम बोलेंगे लैप ज्वाइंट, मतलब ओवरलैप, तो लैप ज्वाइंट। इससे भी क्वेश्चन बन जाता है, आगे बताएंगे, वेल्डिंग में क्वेश्चन बनता है। ओके ना, तो लैप ज्वाइंट समझ चुके हैं, जो ओवरलैप करेगा सो, बट ज्वाइंट जो सामने से जुटेगा ओ। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्या है, अगर ओवरलैपिंग का भी पूछ दिया आपसे कि ओवरलैप जो कर रहा है तो कितना हो जाता है, तो मिनिमम लेते हैं 40 और 40 का, माने 4T का और 40 का मिनिमम लेके चलते हैं हम यहाँ पे ओवरलैप। आई मीन कहने का मतलब 40। तो थिकनेस पूछेगा, तो 2 प्लेट है ना, तो जिसका मिनिमम थिकनेस होगा ना वह यहाँ पर लगा दीजिएगा, और जो इसमें से मिनिमम हो जाएगा ना वह ओवरलैपिंग लेंथ हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, तो आप समझ चुके होंगे कैसे बनाना है। T मिनिमम लेना है थिकनेस का, मिनिमम को गुना कर दीजिएगा, आपको जो ये 40 में दोनों में मिनिमम आएगा ना वही ओवरलैप हो जाएगा। सो आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, देखिए आगे कंटिन्यू ये करना है ना कि जैसे ओवरलैप पढ़ें तो कभी कभी फेलियर भी हो सकता है। तो इसमें है डिजाइन स्ट्रेंथ, आई मीन डिजाइन करने के लिए हमको ओवरलैप कहीं बनाना है, डिजाइन स्ट्रेंथ, उसका शेयर कैपेसिटी कितना है, उसके लिए फार्मूला। तो परमिसिबल स्ट्रेस मल्टीपल क्रॉस सेक्शन एरिया, ये हुआ डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट बेल्ट, सॉरी लैप ज्वाइंट, मतलब फिलेट बेल्ट या लैप ज्वाइंट। तो परमिसिबल स्ट्रेस और क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए फार्मूला देखिए और दोनों को गुना कर दीजिएगा तो डिजाइन स्ट्रेंथ आ जाएगा। तो देखिए परमिसिबल स्ट्रेस और क्रॉस सेक्शन एरिया, तो क्रॉस सेक्शन एरिया का फार्मूला होता है 0.78 मल्टीपल π/4 d²।
ये फार्मूला हो गया आपको क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए 0.78 मल्टीपल पाई बटा 4 मल्टीपल डी स्क्वायर, ये हो गया। और परमिसिबल स्ट्रेस क्या होगा, तो एफ यू वी बटा में 1.25 मल्टीपल में 1/√3, ये फार्मूला होगा परमिसिबल स्ट्रेस। तो आप समझ रहे होंगे क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए फार्मूला होगा, परमिसिबल स्ट्रेस के लिए क्या होगा। उसके लिए 0.78 और पाई बटा 4 डी स्क्वायर जानते ही हैं। परमिसिबल स्ट्रेस सिर्फ याद रखना है, तो एफ यू वी बटा में 1.25 मल्टीपल में 1/√3, ओके, ये होता है परमिसिबल स्ट्रेस, ओके ना। तो परमिसिबल जो स्ट्रेस होता है ना, ओ और क्रॉस सेक्शन एरिया का गुना कर देंगे। तो देखिए कैसे गुना करेंगे, क्रॉस सेक्शन एरिया मल्टीपल परमिसिबल स्ट्रेस। तो क्रॉस सेक्शन एरिया कितना था, तो 0.78 मल्टीपल पाई बटा 4 डी स्क्वायर। तो इसमें 1 से क्यों गुना किए हैं, अब लैप ज्वाइंट है ना, तो लैप ज्वाइंट फेल हो जाता है। यहाँ पर से देख लीजिए, देखिए यहाँ पे दिखा नहीं, देखिए बता रहे हैं। जैसे आपका ये लैप ज्वाइंट जो है ना, वो लैप ज्वाइंट देखिए, ये जो लैप ज्वाइंट है वो फेल हो जाता है आपको यहाँ से। तो ये शेयर प्लेन इसको बोलते हैं, जिस दोनों प्लेट की जो ओवरलैप किया है ना, तो यहाँ से फेल होता है, उसको शेयर फेल्यूर बोलते हैं, ओके ना। जखनी ये समझा रहे थे, शायद वीडियो में नहीं दिखा होगा, अभी देख लीजिए आप। तो अगर बाय द वे 1 शेयर प्लेन है तो लैप ज्वाइंट में 1 शेयर प्लेन होता है, लेकिन बट ज्वाइंट में 2 शेयर प्लेन होते हैं। तो वही कह रहा है यहाँ पे लैप ज्वाइंट। तो शेयर कैपेसिटी ऑफ वोल्ट या तो डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ वोल्ट, तो क्रॉस सेक्शन एरिया मल्टीपल परमिसिबल स्ट्रेस। तो क्रॉस सेक्शन एरिया का फॉर्मूला क्या था, 0.78 मल्टीपल पाई बटा 4 मल्टीपल डी स्क्वायर। मल्टीपल परमिसिबल के लिए एफ यू बी बटा में 1.25 मल्टीपल में 1/√3। ये हो गया 1 शेयर प्लेन है तो 1 से गुना कर देंगे। ये हुआ शेयर स्ट्रेंथ या तो शेयर कैपेसिटी या तो डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट का फॉर्मूला, ओके। अब आया बट ज्वाइंट। तो बट ज्वाइंट में क्या होता है कि जो हम बताए थे कि सामने सामने से जुड़ जाता है वो बट ज्वाइंट होता है। तो 2 टाइप का होता है, एगो सिंगल कवर बट ज्वाइंट होता है, एगो डबल कवर है। तो सिंगल कवर तो उसी तरह का हो गया, किस तरह का, तो हो गया आपको सिंगल कवर हो गया आपको किस तरह का हुआ, ए बट ज्वाइंट है ना, तो सिंगल कवर हो गया ना, लेफ्ट ज्वाइंट के सेम एज हो गया, तो इसका फार्मूला भी उसी तरह से होगा। देखिए एक दूसरे से ओवरलैप कर रहा है तो लैप करके हो गया, तो इसलिए सिंगल कवर बट ज्वाइंट लैप ज्वाइंट की जैसा ही होता है, तो इसलिए फार्मूला वगैरह सब सेम होता है, ओके। हम आगे देखिए, यहाँ से आया आपको डबल कवर बट ज्वाइंट। तो डबल कवर बट ज्वाइंट में बहुत सारे कहानी है, सब कहानी नहीं देखेंगे, सिर्फ फार्मूला देखेंगे। तो फार्मूला डायरेक्ट हम जनरल बता रहे हैं, 3 फार्मूला 4 फार्मूला जो भी यहाँ पे डायरेक्ट आपको समझाते रहे कैसे याद करनी है। जैसे देखिए लैप ज्वाइंट का अगर पूछ ले आपसे, लैप जो किया था उसके लिए फार्मूला पूछते हैं, तो 1 मल्टीपल एन नेट वही 0. नेट जो कर रहा है ना, एन नेट उसी को 0.78 मल्टीपल पाई बटा 4 डी स्क्वायर। और 1 शेयर प्लेन होता है लैप ज्वाइंट में जो ओवरलैप करता है, इसे ऐसा करता है ना ओवरलैप, उसी में तो लैप जो करता है तो उसके लिए 1 शेयर प्लेन, तो 1 मल्टीपल एन नेट मल्टीपल एफ यू बी परमिसिबल स्ट्रेस, ये एरिया हो गया, ये परमिसिबल स्ट्रेस एफ यू बी बटा में 1.25 मल्टीपल 1/√3, ओके। आगे देख रहे हैं सिंगल कवर बट ज्वाइंट। तो सिंगल कवर बट ज्वाइंट रहेगा तो फार्मूला वही हो जाएगा 1 मल्टीपल एन नेट मल्टीपल एफ यू बी बटा 1.25 मल्टीपल में √3। अगर डबल कवर बोल दिया तो सिर्फ इसमें फ़र्क इतना है कि इसमें शेयर प्लेन 2 हो जाएंगे, 2 जगह से फेल होंगे, ऊपर जो लगा है कवर प्लेट और नीचे लगा है 100, तो 2 शेयर प्लेन होगा, 2 जगह से फेल होगा। तो 2 मल्टीपल एन नेट मल्टीपल एफ यू वी बटा में 1.25 मल्टीपल 1/√3, ये हो गया डबल कवर बट ज्वाइंट के लिए फार्मूला। समझ चुके होंगे क्या फार्मूला है। अगर डबल कहा तो वही फार्मूला होगा, सिर्फ 2 शेयर प्लेन 2 से गुना कर देंगे, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, क्या है शेयर स्ट्रेंथ के लिए फार्मूला हुआ किसके लिए, लैप ज्वाइंट के लिए, अब बट ज्वाइंट के लिए। सिर्फ अगर बट ज्वाइंट बोला है डबल कवर है तो फार्मूला वही रहेगा, दूसरे सिर्फ गुना करना पड़ेगा, ओके ना। जैसे देखिए यहाँ किया गया है। अब आगे देखिए कुछ पॉइंट हैं। इफ़ सैंक एरिया इज कंसिडर्ड कैलकुलेशन ऑफ द डिजाइन विल बी इकोनॉमिकल, अगर सैंक एरिया कंसिडर कीजिएगा तो इकोनॉमिकल हो जाएगा डिजाइन। इफ़ नेट एरिया इज कंसिडर्ड कैलकुलेशन देन डिजाइन विल बी सेफर, अगर नेट एरिया कीजिएगा तो सेफर होगा और सैंक एरिया कीजिएगा तो इकोनॉमिकल होगा, ये बात यहाँ पे बताया जा रहा है, ओके। अब देखिए इफ़ नॉट एनी कंडीशन गिवन देन कंसिडर्ड नेट एरिया, और कोई भी कंडीशन नहीं दिया हुआ है तो उसमें नेट एरिया को कंसिडर हम करेंगे, ओके। ये 3 पॉइंट था, तीनों पॉइंट समझ में होगा। अगर इकोनॉमिकल चाहिए तो सैंक एरिया, अगर सेफर चाहिए तो नेट एरिया, और कोई नहीं है तो फिर नेट एरिया, ओके। अब आगे देखते हैं क्या है। यहाँ से आया एक बवाल पॉइंट जो क्वेश्चन बनने से रुक नहीं रहा है, बार बार क्वेश्चन बन ही रहा है यहाँ से। तो देखिए
क्या है बवाल पॉइंट? स्पेसिंग बिटवीन वोल्ट, जैसे मतलब कोई प्लेट बनाते हैं तो यहाँ वोल्ट होता है, यहाँ वोल्ट होता है, यहाँ वोल्ट होता है, तब वोल्ट के बीच में स्पेसिंग क्या होगा उसको डिसाइड कीजिएगा ना, कि प्लेट को फेल कर देना है। नहीं, तो हम डिसाइड करेंगे। तो स्पेसिंग बिटवीन वोल्ट कितना होता है? नॉट लेस देन 2.5 डी। तो डी क्या होता है? नॉमिनल डाया ऑफ वोल्ट। डी होता है नॉमिनल डाया ऑफ वोल्ट। तो 2.5 डी से कम कभी नहीं होना चाहिए स्पेसिंग बिटवीन द वही वोल्ट। स्पेसिफिक बिटवीन द वोल्ट जो होना चाहिए 2.5 डी से कभी कम नहीं होना चाहिए, नॉट लेस देन 2.5 डी। ओके, देखिए मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन वोल्ट होल शुड बी लेस देन 2.5 टाइम्स ऑफ द नॉमिनल डाया ऑफ वोल्ट, अवॉइड द फेल्यूर ऑफ प्लेट। अगर आपको फेल्यूर ऑफ प्लेट को रोकना है, प्लेट को फेल होने से बचाना है, तो 2.5 डी से कम रखेंगे उसका स्पेसिंग। ओके, समझ चुके हैं? तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि अगर फेल्यूर ऑफ प्लेट को हमको बचाना है तो कितना रखेंगे स्पेसिंग दोनों वोल्ट के बीच में? तो 2.5 डी से कम रखेंगे, ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। सॉरी, ज़्यादा रख सकते हैं लेकिन 2.5 डी से कम रखिएगा तो फेल हो जाएगा प्लेट। तो 2.5 से कम नहीं रखना है, नॉट लेस देन 2.5 डी। ज़्यादा रखिए लेकिन कम नहीं रखना है, कम रखिएगा तो फेल हो जाएगा। ओके, अब आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ द स्पेसिंग बिटवीन द वोल्ट। अब वोल्ट के बीच स्पेसिंग हो रहा है उसको मैं बात करते हैं। एक पिच डिस्टेंस होता है, एक गेज डिस्टेंस होता है, उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो पिच डिस्टेंस क्या होता है, गेज डिस्टेंस क्या होता है, उसको देखते हैं। देखिए पिच डिस्टेंस है, इट्स डिस्टेंस बिटवीन द बोल्ट और हॉल अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इंडिपेंडेंट फोर्स। आई मीन डायरेक्ट आप समझ लीजिए कि पिच डिस्टेंस किसको बोलते हैं? द डायरेक्शन ऑफ फोर्स में, मतलब फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है, distance bolt hole along the direction of force, I mean its distance between the bolt hole along the direction of force। कह रहा है ना कि बोल्ट और हॉल के बीच जो मतलब डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है ना उसी अलोंग है। वोल्ट और हॉल जो होता है ना उसके वोल्ट और हॉल जो है, वोल्ट और हॉल जो है तो फोर्स जो लग रहा है ना उसी के डायरेक्शन में लग रहा है, तो उसी को हम पिच डिस्टेंस बोलते हैं। आपको फिगर में दिखा देंगे, इतना टेंशन नहीं लेना है। गेज डिस्टेंस, इट्स डिस्टेंस बिटवीन वोल्ट और हॉल, वोल्ट और हॉल जो है सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। आई मीन वोल्ट और हॉल जो होता है ना उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है ना अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होता है तो उसे पिच डिस्टेंस बोलते हैं, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ फोर्स होता है तो उससे हम गेज डिस्टेंस बोलते हैं। ये आपका गेज डिस्टेंस जो होता है ना डिपेंड करता है फोर्स पे, लेकिन पिच डिस्टेंस नहीं करता है। ओके, तो आपको कौन डिपेंड करता है? तो गेज करता है, पिच नहीं करता। देखिए फिगर हो गया, तो देखिए ए है से पी है फोर्स, यही अलोंग में लग रहा है आपका, तो पिच डिस्टेंस हो गया। पैरेलल टू फोर्स है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स है तो पिच हो गया। अब गेज है परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, अगर ये जो गेज है से परपेंडिकुलर, जैसे इधर का फोर्स लग रहा है इधर का ई है गेज, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो गया तो हो गया गेज डिस्टेंस। ओके, अब आगे देखिए मैक्सिमम पिच फॉर टेंशन मेंबर इज। अब देखिए एक क्वेश्चन बवाल बना यहाँ से, आपसे पूछ देगा कि मैक्सिमम पिच इन टेंशन मेंबर इज, टेंशन मेंबर में कितना हो जाएगा? तो 16T 200 mm का मिनिमम, फॉर कंप्रेशन के लिए 12T 200 mm मिनिमम। ओके, तो ये बात आप समझ लीजिएगा कि मैक्सिमम पिच फॉर टेंशन मेंबर और मैक्सिमम पिच फॉर कंप्रेशन मेंबर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है। अगर बोला आपको टेंशन तो 16T 200 mm होगा, कंप्रेशन तो 12T 200 mm होगा। ओके, तो आंख बंद करके ध्यान लगाइए, टेंशन बोला है तो वहाँ 16 जा रहा है, कंप्रेशन बोला है तो 12 जा रहा है। कैसे? सी जैसा ही है 12 इसलिए जा रहा है, नॉर्मल बात। टेंशन के लिए 16T 200 mm, कंप्रेशन के लिए 12T 200 mm होगा आपको मैक्सिमम पिच, पिच बोला गया है। ठीक है, तो पेच याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं एज डिस्टेंस और इन डिस्टेंस। इसको डायरेक्ट हम आपको समझा रहे हैं कि इन डिस्टेंस क्या होता है और एज डिस्टेंस क्या होता है। इसमें डायरेक्ट ये समझना है ना कि अगर बाई द डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो गया तो उसको हम इन डिस्टेंस बोलेंगे, और परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन हो गया तो उसको हम एज डिस्टेंस बोलेंगे। जैसे कि पिच को आप इंड समझिए और एज को आप गेज को आप एज समझिए, उस तरह से आपका काम बन जाएगा। तो ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा तो वो होगा इन डिस्टेंस, अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा तो एज डिस्टेंस। ओके, थोड़ा डिफिनेशन पे एक बार ध्यान दे लेते हैं। ओके ना, तो देखिए यहाँ पर डिफिनेशन क्या है। इन डिस्टेंस का है इट इज डिस्टेंस पैरेलल टू द फोर्स। हाँ पैरेलल होगा, क्या है कि पिच का भी होता था। फ्रॉम आउटर एज प्लेट सेंटर ऑफ वोल्ट, मैंने आउटर एज से सेंटर ऑफ वोल्ट पे जाएगा इन डिस्टेंस।
अब एज डिस्टेंस, इट इज डिस्टेंस परपेंडिकुलर, माने परपेंडिकुलर खड़ा, परपेंडिकुलर टू द फोर्स फ्रॉम आउटर एज ऑफ प्लेट सेंटर ऑफ वोल्ट, सेंटर ऑफ वोल्ट पे जाएगा एज डिस्टेंस। अब देखिए यहाँ पे भी दो गो पॉइंट है जो बहुत ही मस्ट है, जैसे मैं वहाँ पे पिच के लिए बना ना उस तरह से एज और गेज के लिए भी बनता है। तो देखिए यहाँ पे क्या पॉइंट है, मिनिमम एज इंड, एज और इन डिस्टेंस शुड नॉट बी लेस देन, कितना से कम नहीं होना चाहिए, 1.5 डी नोट। डी नोट मतलब डाया वोल्ट हॉल, डाया वोल्ट हॉल, डी नोट जो था डाया वोल्ट हॉल है, जीरो है तो डाया वोल्ट मान लीजिए, नहीं इसी को हॉल टाइप का, तो 1.5 होता है मशीन फ्लेंज में। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मिनिमम एज और इन डिस्टेंस कितना होना चाहिए, शुड बी लेस देन 1.5 डी नोट, किसमें, तो मशीन फ्लेंज में। मशीन फ्लेंज में कितना, तो 1.5 डी नोट होना चाहिए आपको। तो इन डिस्टेंस और एज डिस्टेंस कितना, 1.5 डी नोट, ओके, मशीन फ्लेंज में। समझ चुके होंगे आप। अब आगे बढ़ते हैं, क्या है मिनिमम इंड और एज डिस्टेंस से, तो हैंड फ्लेम में कितना होगा, तो 1.7 डी नोट। हैंड फ्लेम बोला तो थोड़ा बढ़ जाएगा, थोड़ा सा मशीन है तो थोड़ा कम भी था, तो 1.5 डी नोट हो जाएगा आपको इन केस ऑफ हैंड फ्लेंज कट। तो आपको यहाँ पे 4 पॉइंट बताया गया, चारों इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम आपको एक बार और रिपीट करके समझा रहे हैं। जैसे देख लिए आप, पहले पिच डिस्टेंस और गेज डिस्टेंस पढ़े, और उसके बाद पढ़े आप इन डिस्टेंस और एज डिस्टेंस तक। पिच डिस्टेंस के लिए और गेज डिस्टेंस में सबसे पहले एक पॉइंट आपको पूछा गया, कंप्रेशन में पिच डिस्टेंस कितना होगा, वो पूछा गया आपसे कि मैक्सिमम पिच फॉर टेंशन, पहले पूछा गया क्वेश्चन मैक्सिमम पिच फॉर टेंशन तो 16T 200 mm, फिर मैक्सिमम पिच फॉर कंप्रेशन तो 12T 200 mm, और इन डिस्टेंस और एज डिस्टेंस पूछा गया आपसे कि मिनिमम कितना होगा, तो 1.5 डी नोट हुआ किसके लिए, तो हैंड फ्लेम के लिए, और सॉरी पहले मशीन फ्लेम के लिए 1.5, हैंड के लिए 1.7 डी नोट, ओके। तो चारों पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा, बवाल पॉइंट है। अब कह रहा है मैक्सिमम एज डिस्टेंस शुड नॉट बी मोर देन 2T एप्सिलॉन, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एज डिस्टेंस 2T एप्सिलॉन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ओके। ये भी पॉइंट पूछा गया है, इसको भी ध्यान में लगा लीजिए आप अच्छे से, थोड़ा सा 3 पॉइंट है, इससे क्वेश्चन बना है। इसमें है ना कि अगर गेज बड़ा होगा और पिच छोटा होगा तो क्या होगा, और वही अगर पिच बड़ा होगा गेज छोटा होगा तो क्या होगा, दोनों बराबर हो जाएगा तो क्या होगा। 3 पॉइंट है, तो इसमें ऑब्जेक्टिव में तीनों पॉइंट दे देते हैं और ऑल द ऑप्शन होता है और टिक करना पड़ता है। तो पहला है अगर पिच डिस्टेंस बड़ा हो गया, सॉरी गेज डिस्टेंस बड़ा हो गया पिच डिस्टेंस से, तो रिजल्ट क्या होगा, जिग जाग फेलुअर। जी बड़ा है तो जिग जाग, ओके, समझ चुके हैं ना। जी बड़ा है, कौन बड़ा है, पी से बड़ा है जी, तो जिग जाग फेलुअर। अगर पी बड़ा है जी से तो कैसा फेलुअर होगा, स्ट्रेट फेलुअर। पी बड़ा है तो देखिए पी है स्ट्रेट लाइन है ना, जैसे मैं पी तो मैं खुद पी हूँ तो मैं स्ट्रेट हूँ, सीधा हूँ, तो पी बड़ा है तो स्ट्रेट लाइन फेलुअर। अगर पी और जी दोनों बराबर है तो डाया ऑफ हॉल इंक्रीज, पी और जी दोनों बराबर होगा तो डाया ऑफ हॉल जो होता है ना सो इंक्रीज कर जाएगा। तो 3 पॉइंट समझे ना आप, पहले पी बड़ा कर दिए तो क्या हुआ, स्ट्रेट लाइन फेलुअर, फिर जी बड़ा हुआ तो जिग जैग फेलुअर, और दोनों बराबर हुआ तो क्या हुआ, डाया ऑफ हॉल बढ़ गया, ओके। तो तीनों पॉइंट समझ चुके होंगे और याद भी हो चुका होगा आपको, हमको उम्मीद है, आई होप यू कि आप अंडरस्टैंड, ओके। अब देखिए यहाँ आया एक खतरनाक पॉइंट, छपने वाला क्वेश्चंस, ओके ना, इसको कभी नहीं भूलना है, जो बोले छपने वाला क्वेश्चन उसे कभी नहीं भूलना है, ओके ना। तो डाया ऑफ वोल्ट हॉल, अब बोल रहा है कि डाया ऑफ नट वोल्ट जो दे देता है उसके बाद हॉल को पूछता है, तो उसी तरह से दे दिया है डाया ऑफ वोल्ट और डाया ऑफ वोल्ट हॉल पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले आपको इसमें याद रखिए ना कि डाया जो लाइट करेगा ना, लाइज करेगा सबसे पहले वोल्ट में बात कर रहे हैं, रिविट में अलग हो जाता है, तो इसलिए वोल्ट में याद कीजिए। अगर वोल्ट जो है तो पहले 12-14 पे लाइज करेगा, और 14 से बढ़ जाता है 16, 16 से 24 पे लाइज करेगा, और 24 से बड़ा होगा तो अलग बात होगा। तो इधर तो ठीक है आपका डाया ऑफ हॉल का D+1 हो जाएगा, D+2 होगा, D+3 हो जाएगा, तीनों आसान है, लेकिन किस किस कंडीशन में होगा वो समझिए। अगर बाई द वे 12 से मोर देन इक्वल टू 12 हो जाएगा और लेस देन इक्वल टू 14 हो जाएगा तो D+1 हो जाएगा, बहुत ईजी है। तो 12 से 14 पे एक कहानी है, अगर 14 से 15 नहीं डायरेक्ट 16 जाना है तो 16 से मोर देन इक्वल टू और 24 से लेस देन इक्वल टू, तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो D+2 हो जाएगा। आई मीन मोर देन इक्वल टू 16, लेस देन इक्वल टू 24, तो क्या हो जाएगा डाया ऑफ हॉल, तो D+2 हो जाएगा। अगर 24 से ज़्यादा हुआ डाया,
जो आपका डाया है 24 से ज़्यादा हुआ तो D+3 हो जाएगा। ओके, तो आपको 3 कंडीशन बताया है, तीनों को आंख बंद करके सोच के याद कीजिए। जैसे पहले बोला गया आपको कि अगर 12 से मोर देन इक्वल टू 14 से लेस देन इक्वल टू तो D+1 हो जाएगा। अगर बोला गया 16 से मोर देन इक्वल टू और 24 से लेस देन इक्वल टू तो D+2 हो जाएगा। और 24 से बड़ा हो गया, लेस देन तो वहाँ बोल ही दिए, बड़ा हो गया तो D+3। ओके, यही पॉइंट था आपका जो पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या है, जैसे शेयर निकाल लिए, अब बियरिंग निकालने का बारी आया। तो बियरिंग के लिए फॉर्मूला वही होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया मल्टीपल परमिसिबल स्ट्रेस। तो दोनों को पहले देख लीजिए कि क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, परमिसिबल क्या होता है, दोनों को गुना कर दीजिएगा तो बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट निकल जाएगा। सॉरी वोल्ट पढ़ रहे हैं तो वोल्ट निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए फॉर्मूला क्या होता है, D मिनिमम। ये डायरेक्ट आपको याद कर लेना है कि क्रॉस सेक्शन बियरिंग में पूछ रहा है इसलिए D मिनिमम है। बियरिंग में पूछेगा क्रॉस सेक्शन एरिया तो क्या होगा, D मिनिमम। ओके, याद कीजिए। अब परमिसिबल स्ट्रेस पूछागा तो FUV बटा में 1.25 मल्टीपल 2.5 मल्टीपल में KV। तो याद कीजिए पहले परमिसिबल स्ट्रेस में सब में FUV बटा में 1.25 अवे करेगा, मल्टीपल में क्या आएगा वो अलग बात है। तो FUV बटा में 1.25 मल्टीपल में 2.5 KV, ये हो जाएगा आपको परमिसिबल स्ट्रेस। ओके, आप देखिए ये KV जो है थ्रॉट, इसको बोलते हैं हम थ्रॉट कोफिशिएंट या तो बियरिंग कोफिशिएंट। तो इसको 0.5 कंसिडर कर लेना है, आगे दिखा देंगे। तो पहले क्या हम कंसिडर किए, क्रॉस सेक्शन एरिया इतना था, परमिसिबल स्ट्रेस इतना था, तो दोनों को गुना करेंगे तो आपको बियरिंग कैपेसिटी ऑफ वोल्ट आ जाएगा। तो देखिए 2.5 KV। ओके, 2.5 KV कहीं था तो हाँ परमिसिबल स्ट्रेस में था, उससे उठाए हैं। देखिए 2.5 KV मल्टीपल में D मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया, और शुरू में FUV था उसको लास्ट में भेज दिए, बस सजा के फॉर्मूला लिख दिया। नहीं तो डायरेक्ट आप गुना करके लिख सकते हैं अगर दोनों याद है तो। FUV बटा 1.25 हो गया, और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब आगे बढ़िए, जैसे यहाँ पे बताएं आपको कि KV जो है ना बियरिंग कोफिशिएंट है, उसको 0.5 लेना है। देखिए यहाँ है ना 0.5। ओके, अब देखिए अब आपको शेयर मैंने वोल्ट स्ट्रेंथ के लिए आपको दो चीज़ निकालने पड़ता है, शेयर स्ट्रेंथ और बियरिंग स्ट्रेंथ। अगर शेयर स्ट्रेंथ और बियरिंग स्ट्रेंथ आ गया तो इसका मिनिमम ले लेंगे। तो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है कि वोल्ट स्ट्रेंथ में क्या लेते हैं, तो वोल्ट स्ट्रेंथ में हम शेयर स्ट्रेंथ का और बियरिंग स्ट्रेंथ का मिनिमम वैल्यू लेते हैं, वही अपना वोल्ट स्ट्रेंथ होता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, इधर न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस हैं। तो एक यहाँ नोट पॉइंट है, और नोट पॉइंट को डील करता है। नोट पॉइंट ए है ना, इफ़ द वन शेयर प्लेन, अगर एक शेयर प्लेन है इन अ कनेक्शन में, देन वोल्ट स्ट्रेंथ इज कैलकुलेटेड बाय शेयर स्ट्रेंथ ऑफ वोल्ट। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर वो एक ही शेयर प्लेन में डबल कवर बट जॉइंट नहीं है, सिंगल कवर बट जॉइंट है, तो उसमें शेयर स्ट्रेंथ आपको निकालना है। तो कैसे निकालिएगा, डायरेक्टली मतलब आपको निकालना है, इससे मतलब उसका स्ट्रेंथ ऑफ कैलकुलेट करना है वोल्ट का थी का, तो डायरेक्ट शेयर स्ट्रेंथ निकाल दीजिए, बियरिंग निकालने की जरूरी नहीं है। एक रहेगा तो सिर्फ शेयर निकालना है और शेयर निकाल दीजिएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। जो भी निकालना होगा तो सिर्फ एक का रहेगा तो शेयर स्ट्रेंथ से हम काम चला लेंगे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से डिसएडवांटेज और एडवांटेज की बात आ चुकी है। अब डिसएडवांटेज एक कह रहा है ना कि अगर बाई द वे सिंगल कवर बट जॉइंट है तो उसमें इसेंट्रिसिटी आ जाता है, और वही सुविधा को हम सेट करने के लिए डबल कवर जॉइंट को लाए हैं। तो डबल कवर जॉइंट में जो होता है ना, डबल कवर बट जॉइंट, लैप जॉइंट नहीं बट जॉइंट, तो उसमें बेस्ट सेक्शन मानते हैं। जैसे देखिए डबल कवर जो है ना, बट जॉइंट सामने सामने जुड़ा है, ऊपर से कवर है नीचे से कवर है, तो डबल कवर जो बट जॉइंट होता है वो बेस्ट होता है क्योंकि में इसेंट्रिसिटी नहीं आता है। ओके, तो आप समझ चुके होंगे कि क्या है डबल कवर, इसमें इसेंट्रिसिटी नहीं आता है इसलिए बेस्ट है। तो देखिए यहाँ पे आया डबल कवर, तो डबल कवर में कुछ कहानी है देख लीजिए। और डबल कवर पढ़े हैं तो जैसे देख लिए कि पीछे हम आपका सबका स्ट्रेंथ, इसी तरह से शेयर स्ट्रेंथ और बियरिंग स्ट्रेंथ देखना पड़ेगा। तो शेयर स्ट्रेंथ और बियरिंग स्ट्रेंथ बहुत आसान है इसका, जैसे पीछे फार्मूला पढ़े ना उसी तरह से इसका भी फार्मूला होगा। तो जैसे अभी आप फार्मूला पढ़ें वहाँ पे, जैसे क्या फार्मूला देखें तो वहाँ पे फार्मूला ये था ना कि आपको बियरिंग स्ट्रेंथ था, तो बियरिंग स्ट्रेंथ में अलग कहानी हो जाता है, वहाँ पे शेयर स्ट्रेंथ का पहले है। तो शेयर स्ट्रेंथ का फार्मूला कुछ होगा, वही डबल कवर जॉइंट है तो दो शेयर प्लेन है, यहाँ पे शेयर प्लेन है यहाँ शेयर प्लेन, तो 2 मल्टीपल एन नेट वही 0.78 मल्टीपल पाई बटा 4 डी स्क्वायर मल्टीपल में FUV बटा में 1.25 मल्टीपल में 1/√3। एक कहानी हमेशा रहेगा परमिसिबल स्ट्रेस का, अभी तो एरिया है ही। ओके, अब आगे देखते हैं बियरिंग स्ट्रेंथ। तो बियरिंग स्ट्रेंथ में ये देखना है ना कि 2.5 KV तो आ रहा है वही वाला,
कहे परमिसिबल स्ट्रेस के लास्ट वाला भेजे हैं। अब डी मल्टीपल टी मिनिमम एरिया है तो डी तो हो गया, मल्टीपल टी मिनिमम की जगह क्या कर रहा है कि इसका T1 का जो डबल है ना, तो T1 का इनटू T2 प्लस T3 का मिनिमम ले लेंगे हम। जैसे T1 जितना होगा ना उसका और T2 प्लस T3 का मिनिमम ले लेंगे। ओके, अब मल्टीपल में एफ यू बटा में 1.25, जिससे मतलब परमिसिबल स्ट्रेस क्या होता था, एफ यू बटा में 1.25 इतना होता था। सो 1 मिनट वेट, स्पेस इज फुल रनिंग आउट। सो इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। थैंक यू।